Welcome to EduCami YouTube channel. My name is रोहित कुमार और आज मैं महाराष्ट्र के बजट पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। 2022 और 23 के बजट महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 11 मार्च 2022 को मध्य महाराष्ट्र के अंदर उसे जारी कर दी गई। आज हम बात करेंगे कि आखिर सरकार ने महाराष्ट्र के बजट में ऐसा क्या लाया जिससे महाराष्ट्र की जनता के लिए उसके जन कल्याण अर्थात वेलफेयरिज्म के पक्ष में है। और ये बजट हमारे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी के सभी एग्जाम के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपके महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और महाराष्ट्र की जो मुख्य परीक्षा और प्राइमरी परीक्षा है उनमें से ये बजट से काफी कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे साथ साथ में। तो बजट जानने से पहले, बजट महाराष्ट्र की बजट की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द बजट एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। बजट का इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर बजट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साथ साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बजट हमारे भारतीय संविधान में बजट को किस तरीके से मेंशन किया गया है। और उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र अर्थ के बजट पर उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल के बजट में कितने पैसे आवंटित किया है जनता के जन कल्याण के मद्देनजर को लेकर, इस पर हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बजट वास्तव रूप से क्या है। अगर बजट की बात करें तो बजट शब्द सबसे पहले एक फ्रेंच भाषा से लिया गया। बजट कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड बुगेट, जिसका मतलब होता है लेदर बैग, चमड़े की थैली, जिसकी मतलब होती है शुरुआती दर। वी ऑलरेडी भी हम लोग सभी जानते हैं कि बजट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बजट कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो खर्च होने वाली जो आय और खर्च का एक लोखा जोखा विवरण तैयार करता है। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे कितना आमदनी है और हम कितना खर्च करते हैं। अगर आमदनी कम है तो अपने आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। अगर खर्च अधिक है तो उस खर्च को कैसे कम किया जाए ताकि हमारा बजट जो है आप सरप्लस में रहे। वैसे ही भारत का बजट हो या किसी राज्य का बजट हो, उस बजट के मद्देनजर रखकर जनता की जन कल्याण, जनता से संबंधित जो बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उसको लाया जाता है। तो अगर ये बजट की बात है कि बजट शब्द तो फ्रेंच भाषा से आया, परंतु वास्तविक रूप से बजट का डेफिनेशन क्या होता है, क्या है बजट। ये तो कहा जाता है कि बजट सिंपली, अगर हम बजट की बात करें तो बजट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट which containing estimated revenue and expenditure for the next financial year। मतलब कि बजट is the primary tools to use by the government to implement its fiscal policy। Simply you can say that it's a part of the fiscal policy, and this instrument just help to the government to understanding about the income and expenditure। मतलब सिंपल सी बात कर रहे हैं कि एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चाहे वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी रेवेन्यू का हो या एक्सपेंडिचर का हो, भी आने वाले वर्ष में, यहां पर फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है अर्थात एक साल के, जैसे 2022 और 2023 के बीच के जो स्पैन, जिसके बीच के जो वक्त है, टाइम है, उसे फाइनेंशियल ईयर के तौर पर अर्थात वित्तीय वर्ष के तौर पर हम उससे काउंट करते हैं। तो बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, आय और खर्चा का एक लेखा जोखा विवरण। लेकिन अगर हम अपने संविधान में इस बजट शब्द की बात करें तो वास्तविक रूप से या प्रत्यक्ष तौर पर या कह सकते हैं कि डायरेक्टली, बजट वर्ड इज नॉट मेंशन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज बजट शब्द के स्थान पर
budget word is replaced by the annual financial statement in article 112 in Indian constitutions. भारत के संविधान के आर्टिकल 112 में बजट शब्द के जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 112 के अंदर में. It means the budget word is not mentioned in Indian constitution. So sometimes such type of the questions asked in the examination that the budget word is mentioned in Indian constitution in which article. और उस वक्त आपको आर्टिकल 112, आर्टिकल 113, आर्टिकल 104 और डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज भी दे सकता है. That time your answer is none of these because the budget word is not mentioned in our Indian constitutions. But annual financial statement word is used in Indian. आपका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है. सो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. चलिए हम चर्चा करते हैं. ये बात तो हम लोगों ने समझा कि बजट जो है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. नाउ हम बजट को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट बजट को कैसे क्लासिफाई करते हैं. सो देयर आर टू टाइप हियर. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बजट का जो आंकड़ा उसके जो निकाले जाते हैं चाहे वो रेवेन्यू बजट हो या तो कैपिटल बजट हो. दो प्रकार की यहां पर बात होती है, रेवेन्यू बजट की और कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट क्या है? रेवेन्यू का मतलब यहां पर इनकम से संबंध रखता है अर्थात आय की बात करता है. वहीं पर कैपिटल अर्थात वहां पर एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा की बात होती है. तो रेवेन्यू है क्या? व्हाट इज द रेवेन्यू बजट? सो रेवेन्यू जो बजट है, अगर जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू बजट जो है रेवेन्यू रेसिप्ट्स की बात कर रहा है. दो टाइप्स की बात कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रेसिप्ट्स की बात. जैसा कि आप जानते हैं सिंपली कि रेवेन्यू का मतलब राजस्व होता है. हिंदी में राजस्व का मतलब जो जनता से प्राप्त किया हुआ पैसा, राज्य के प्रजा के द्वारा जो है प्राप्त किया हुआ पैसा वो राजस्व कहलाता है. चाहे वो पैसा टैक्स के फॉर्म में आ रहा हो या नॉन टैक्स के फॉर्म में आ रहा हो. सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है. सो रेवेन्यू बजट हियर यू कैन थिंक देयर आर टू टाइप्स, revenue receipts and revenue expenditure. And revenue receipt, there are two types here, revenue tax revenue और non tax revenue. अब टैक्स क्या है भाई? तो हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मे भी हर जगह पर देयर आर टू टाइप ऑफ द टैक्सेस. वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं, हम वेल्थ टैक्स की बात करते हैं. बट इन द केस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स हम सभी जितने भी टैक्सेस को मिलाकर आई थिंक 17 टैक्सेस को मिलाकर हमने एक यूनिफॉर्म टैक्स बनाया विच कॉल्ड टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बजट, जो कि बजट में ही मेंशन होता है. तो ये तो आय की बात है कि भाई कितने तरीके से सरकार पैसे प्राप्त करती है, आय प्राप्त करती है. वहीं पर बात करते हैं कैपिटल बजट की बात करते हैं. सो कैपिटल रिसिप्ट्स भी होता है अर्थात पैसे सरकार के पास जो पैसे की जो आमदनी है वो दो तरीके से है, चाहे वो रेवेन्यू के माध्यम से हो या दूसरा कैपिटल के माध्यम से हो. रेवेन्यू और कैपिटल दो तरीके से. तो रेवेन्यू से हमने जो पैसे प्राप्त करने के जो तरीका है वो टैक्स हो सकता है या नॉन टैक्स हो सकता है. नॉन टैक्स के केस की अगर बात करें तो सरकार को इंटरेस्ट मिलता है. सरकार जो है पेनाल्टी जो आपको, आप हेलमेट यूज नहीं करते हैं, आप कोई क्राइम किया उसके जगह पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो इट्स अ पेनाल्टी, इंटरेस्ट हुआ, रेलवेज, ये सारे जितने भी हैं नॉन टैक्स के अंदर में आते हैं. वहीं पर टैक्सेस के बारे में आप सभी जानते हैं कि भाई टैक्सेस सिंपली इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का. तो यहां पर भी डायरेक्ट और टैक्स इनडायरेक्ट की बात. वहीं पर खर्चा की बात करते हैं प्लान और नॉन प्लान के माध्यम से, है ना. प्लान कैपिटल, नॉन प्लान कैपिटल. मतलब सिंपली अगर हम बात करें यहां पर इस तरीके से अगर देखें, यहां पर अगर देखें सो बजट जो है, बजट को दो भागों में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द इनकम एंड अनदर साइड सिंपली यू कैन से अ एक्सपेंडिचर. Income and expenditure, and you can also be divide income in two type here.
वन साइड इज द रेवेन्यू इनकम एंड अनदर साइड इज द कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम। यहां पर भी एक्सपेंडिचर्स को यू कैन डिवाइड इन टू टाइप्स हियर। अब रेवेन्यू की बात करें तो यह दो टाइप्स की, यहां पर देयर आर टू टाइप्स हियर, वन साइड फ्रॉम द टैक्स एंड अनदर साइड फ्रॉम द नॉन टैक्स। और टैक्स इज डिवाइडेड इन टू टाइप हियर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में आपका इंटरेस्ट हो गया, वहीं पर हम नॉन टैक्स के अंदर पेनाल्टी, ये सारे नॉन टैक्स के अंदर में। कैपिटल इनकम में यहां पर टू टाइप्स कैपिटल इनकम का कर सकते हैं। वन, यहां पर कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल इनकम जैसे कि लोन, अगर सरकार लोन लेती है गवर्नमेंट, तो लोन भी दो प्रकार का हो सकता है यहां पर, एक्सटर्नल लोन, इंटरनल लोन। अब यहां लोन के साथ साथ सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपनी कंपनियों को पैसे निकालती है, तो ये भी आपको आ जाता है। एक्सटर्नल लोन में आप कह सकते हैं सरकार जो आईएमएफ से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, आईडीबीआई से लेती है, ब्रिक्स बैंक से लेती है। इंटरनल लोन में सरकार आरबीआई से लोन लेती है, नाबार्ड से लेती है। वहीं पर एक्सपेंडिचर खर्चे की बात करें तो खर्चे भी दो प्रकार के खर्चे की भी बात करते हैं, एक प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार जो है प्लान और नॉन प्लान के, तो इस तरीके से बजट का एक रूपरेखा होता है सिंपली। अब ये तो सिंपल आपने इस बात को समझ गया हो। अब हम बात करते हैं, सिंपली हम चलते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का वास्तविक रूप से क्या बजट है। ये तो थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था कि भाई आप इसे समझें कि वास्तविक रूप से इन द रियली व्हाट इज द बजट एंड कैसे कैसे हमने बजट को क्लासिफाई किया, सिंपली क्लासिफिकेशन के बेस के आधार पर या टाइप के बेस के आधार पर। ओके, सो बजट को शायद आपने थोड़ा सा समझा। अब हम बात करते हैं वास्तविक रूप से कि सरकार ने बजट को लेकर क्या कहा। सो महाराष्ट्र बजट 2022 और 23 में आए 11 मार्च को इस बजट को लाया गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां के अजीत पवार है। सो अजीत पवार वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के फिनांस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री, और उन्हीं के द्वारा इस बजट को लाया गया। इट मीन सिंपली महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, who also hold as a financial post announced in the state budget on the Friday 11th March 2022 को उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर में, कि महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य होगा भारत के अंदर में इस बार, कि आने वाले कल में उन्होंने 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर की बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इज हेडेड टुवर्ड बीइंग टू द फर्स्ट स्टेट दैट विल हैव टू यूएसडी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब कि उस वहां महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, और उद्धव ठाकरे सबसे पहले जब वहां की विधानसभा की शुरुआत हुई, बजट सेशन की स्टार्ट हुई, तो वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, महाराजा जो शिवाजी हुआ करते थे, वो विधानसभा के अंदर में बजट के सेशन के दौरान छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा की श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। छत्रपति शिवाजी की ये प्रतिमा को बनाई जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिमा होगा जो महाराजा शिवाजी, महाराजा की जिनकी मोन्यूमेंट इसकी 118.5 मीटर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसमें 389 फीट करीब ये इंस्टॉल है। ये अरबियन सी, हमारा जो मुंबई के नजदीक में हमारे भारत अरबियन सी है, अरब महासागर है, अरब सागर, उसी अरब सागर में इसकी स्थापना की जाएगी। इसके लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी चला है। सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का भी काफी गाइडलाइन जारी किए गए थे इस प्रतिमा को लेकर। सो अरबियन सी में 389 फीट की एक प्रतिमा बनाई जा रही है, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा।
और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के बारे में भी बजट के दौरान जो है काफी कुछ चर्चा में की गई। ये कितना का प्रतिमा कितना है भाई? 118.5 मीटर की, 118.5 मीटर की प्रतिमा है ये, है ना। कितने फीट हुए? 389 फीट हुए ये, ठीक है। कहां पर है? अरबियन सी के अंदर में है, अरबियन सी जो है ना। इस बजट की शुरुआत से पहले उन्होंने इनकी प्रतिमा की श्रद्धांजलि दिया और साथ साथ में उन्होंने बजट की शुरुआत यहां पर उन्होंने की और ये कहा कि जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में भारत का वो पहला स्टेट होगा, भारत में फर्स्ट स्टेट होगा जो $1 ट्रिलियन वाले इकोनॉमी बनाने की बात कही गई कि भाई महाराष्ट्र इज द स्टेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अजीत पवार ने इस बात को कहा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हीं के हाथ में है और इसलिए बजट भी वही पेश कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1 ट्रिलियन, और कभी कभी काफी कंफ्यूजन है, मुद्दे में भी बात रही कि 1 ट्रिलियन तो आपने कह दिया, जैसा कि एक हमारे दिल्ली में मनोज तिवारी जी हैं, 1 ट्रिलियन, तो उनमें 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो कभी कभी अगर आपके जनरल नॉलेज के पर्पज से आप देख सकते हैं कि भाई 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। 1 ट्रिलियन में 10 के पावर 12 जीरो होता है, 10 to 12th पावर होता है 1 ट्रिलियन के अंदर में। $1 ट्रिलियन का मतलब जो है 1 लाख करोड़ के आसपास से ज्यादा होगा। अगर आप उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 70 अगर डॉलर के अकॉर्डिंग ये डायनेमिक फॉर्म में फ्लैक्चुएट करेगा। तो $1 ट्रिलियन मतलब 10 के पावर 12 की बात कही गई। और यहां पर क्या हुआ कि महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था वाला, इकोनॉमी वाला ये राज्य होगा, ठीक है। अब चले बात करते हैं कि ये तो बात हुई कि ये उनका डेडिकेशन हो, ये इनकी टारगेट हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने बजट के दौरान, महाराष्ट्र की सरकार की अगर हम बात करें कि बजट के दौरान जो है उन्होंने आखिर बजट में क्या रहा, क्योंकि बजट में हमने जैसा कि बताया कि बजट में या तो इनकम होता है और एक्सपेंडिचर दोनों का लेखा जोखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, राइट। अब उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र की सरकार ने यह कहा कि भाई रेवेन्यू जो रेसिप्ट होगा, मतलब हम इस साल कितना पैसा हम इकट्ठा करने वाले, कलेक्ट करने वाले इनकम के तौर पर, आय के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर। तो सरकार ने कहा कि इस बार जो 2022-23 में हम करीब ये देख सकते हैं कि 4,03,427 करोड़ रुपीस जो है वो कलेक्ट करेगी। इट मींस स्टेट रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 इज सिंपली 4,03,427 करोड़ Maharashtra government will be collected. This is the simply estimations of the Maharashtra government on the form of the budget as a recipients or revenue के form में. Simply you can say that here. But in the case that ki what is the revenue expenditure of the Maharashtra government? So estimations of the revenue expenditure is simply that 4,27,780 करोड़। मतलब कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो 4,27,780, इट मीन 7,27,780 करोड़ रुपीस जो है वो महाराष्ट्र की जनता में, अर्थात महाराष्ट्र के अंदर में वो खर्च करने वाली है। सिंपली इफ यू थिंक दैट कि अगर आप सोचेंगे यू विल कि भाई 4,03,427 करोड़ रुपीस विल कलेक्टेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बट दे आर एक्सपेंडिंग 4,27,780 करोड़। इट मीन सिंपली ये हुआ रिजल्टेंट कंसिक्वेंसेज कि महाराष्ट्र के अंदर में रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट का जो एस्टिमेशन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा वो ये है कि 24,353 किलोमीटर, इट मीन्स 24,353 करोड़ रुपीस का क्या होगा, ये सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? अगर रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब की बात करें, सिंपली यू विल थिंक अबाउट कि सपोज दैट इनकम अगर कम हो एक्सपेंडिचर से,
अगर तीन सिचुएशंस यहां पर देख सकते हैं सिंपली, अगर व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट की अगर बात करें तो क्या होता है, बजट से सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। तो बजट के केस की अगर बात करें हियर, तो तीन सिचुएशंस यहां पर बनते हैं। देयर आर थ्री सिचुएशंस ऑफ द बजट हियर। इफ इनकम अगर आपका ज्यादा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, अगर इनकम सपोज दैट यू हैव योर इनकम इज 10,000 रुपीज पर मंथ एंड यू आर गोइंग टू एक्सपेंड, आप अपने पैसा खर्च करने जा रहे हैं ओनली 8,000 रुपीज, सिंपली ये सरप्लस मनी हुआ, आपने 2,000 रुपये को बचा लिया, मतलब आपके पास अधिशेष सरप्लस मनी कितना हुआ, 2,000 रुपीज। सो सिंपली यू कैन से दैट कि अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो इस तरीके के को बजट को हम सरप्लस बजट कहते हैं। सरप्लस बजट, इट्स कॉल्ड टू सरप्लस बजट। सरप्लस बजट इसे हम कह सकते हैं, सरप्लस बजट कहेंगे। लेकिन अगर आप इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा, आपका जितना इनकम है उतना ही आपने खर्च कर दिया, 10,000 आप अर्न कर रहे हैं तो 10,000 आपने खर्च भी कर दिया, तो क्या हुआ, आपने बैलेंस किया, संतुलित किया। तो इट मीन सिंपली इस तरीके के बजट को हम बैलेंस्ड बजट कह सकते हैं, बैलेंस्ड बजट कह सकते हैं। लेकिन आप एक छात्र, स्टूडेंट है, इफ यू आर स्टूडेंट बट यू आर एडिक्टेड विद समथिंग, आपके पास आपकी इनकम 10,000 रुपीज है बट आपकी कुछ लापरवाही के कारण, अनडिसिप्लिन के कारण, प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण जो है आपके जो खर्चे मोर देन योर इनकम, आपकी इनकम से ज्यादा है, इट मीन्स सिंपली आप 15,000 आप खर्च कर रहे हैं, तो सिंपली ये तो क्या हुआ, घाटे में हुआ ना, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। सो इस तरीके के बजट को, मतलब इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इस तरीके के बजट को डेफिसिट बजट कहते हैं, डेफिसिट बजट। तो उसी प्रकार से अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, मतलब ये हुआ कि सरकार रेवेन्यू कम कलेक्ट करने वाली है, रेवेन्यू जो है सरकार कम कलेक्ट करने वाली और एक्सपेंडिचर ज्यादा करने वाली, तो ऐसी स्थिति को ही हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं सिंपली। तो आप यहां पर जैसा कि देख सकते हैं, इसके केस में क्या कहा गया कि आपने यहां पर देखा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, कितना इस बार का स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 4,03,427 करोड़ रुपीज दे आर अर्निंग, दे विल गेट सम मनी कलेक्ट एज अ रेवेन्यू, बट यहां पर खर्च करने वाले हैं एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4,27,780, ज्यादा पैसा खर्च करने वाला है। इट मींस रिजल्ट क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा, मतलब वो घाटे का रेवेन्यू। तो कितना रेवेन्यू डेफिसिट की बात की गई, 24,353 करोड़ रुपीस ये सरकार घाटे का बजट करेगी यहां पर, इट मींस डेफिसिट बजट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार का ये बजट का आंकड़ा है कि बजट में रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा, 24,353 करोड़ रुपीस ये सरकार घाटे की बजट, इट्स रेवेन्यू डेफिसिट होगा उनका, वो मतलब अर्निंग से ज्यादा वो खर्च करने वाले हैं। अब तो ये बात हो गया, सिंपल सी आंकड़े की बात हो गई। नाउ हम बात करते हैं आंकड़े के साथ साथ में कि सरकार बजट में क्या लाने जा रही है, उस चीज की भी चर्चा हम करेंगे कि बजट में ऐसा क्या है, किस क्षेत्र में अधिक से अधिक पैसा खर्च कर रही है सरकार। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का किस डिपार्टमेंट में पैसा का आवंटन है और साथ में किस प्रकार के प्रोजेक्ट पर भी सरकार काम करने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बजट की शुरुआत करें, तो बजट की शुरुआत करने से पहले हमने, जैसा कि हम आंकड़े की बात तो हमने कर लिया कि सरकार हाईलाइट में क्या कर रही है, तो सबसे पहले स्टेट असेंबली में जब बजट की शुरुआत हुई तो पवार साहब, जो अजीत पवार फिनांस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जो है एक ऐसा राज्य होगा पहला जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाने जा रही है वहां के किसानों के लिए। महाराष्ट्र की सरकार वहां के किसानों के लिए सिंपली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी ला रही है। मैं आपको बता दूं कि आप ये जानने की जिज्ञासु होंगे आपके मन में कि व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, और भारत का पहला राज्य ये होगा जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाएगा।
तो आप कह सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है क्या। 2018 में सबसे पहली बार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट 2 टाइम्स बढ़ाया जाए। मतलब 2022 तक 60 बिलियन से भी अधिक एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात सरकार ने कही थी। साथ साथ में किसानों के लिए, किसानों को मद्देनजर रखते हुए भाई किसानों का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को विदेश के मार्केट में, इट मींस फॉरेन मार्केट में, ओवरसी मार्केट में उसको पहुंचाया जाए। अल्लाह ने सरकार में बहुत सारे कानून लाए। आप सभी को पता होगा कि भारत के बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनका डिमांड विदेशी मार्केट में बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए आप हमारे स्पाइसेस की बात करें, हमारे यहाँ की बासमती चावल की बात करें, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिस पर जीआई टैग भी मिल चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात कर रहे हैं, वो जो जीआई टैग के आधार पर उसका डिमांड हमारे विदेशी मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है किसानों के लिए एक मुनाफे या आप कह सकते हैं डबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के माध्यम से सरकार को काफी ज्यादा मुनाफा होगी उस सरकार को। साथ साथ में इसके लिए मिनिस्ट्री और स्टेट के साथ काफी बनाए जाते हैं। साथ साथ में ऑर्गेनिक ट्रेडिशंस और एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी काफी किए। आप सभी को सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किए जाते हैं और उस ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को विदेशी मार्केट में काफी उनका डिमांड है। तो ये यहां पर कह सकते हैं, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में कि भाई कौन सा राज्य है जो पहला स्टेट बनेगा महाराष्ट्र जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लाएगा। इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ साथ में आपके मेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या है भाई कि भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है क्या। तो सिंपली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इज द फ्रेम्ड विद द फोकस ऑन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्शन की बात करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करता है, फार्मर के रियलाइजेशन को लिए। तो उसके लिए सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी प्रोग्राम बनाती है। आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके स्ट्रैटेजी में आप देखिए, आप ये आपके मुख्य मेंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पॉलिसी मेजरमेंट, एलिमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, पॉलिसी मेजरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लॉजिस्टिक सपोर्ट, हॉलिस्टिक अप्रोच द बूस्ट टू एक्सपोर्ट। यहीं पर हम बात कर सकते हैं कि भाई ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट इन द एग्री एक्सपोर्ट में। ऑपरेशन की बात करें तो हम क्लस्टर पर फोकस करते हैं, प्रमोटिंग टू वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पर, मार्केटिंग प्रमोशन की बात करता है। सो कहेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे, मतलब एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर किया जाए, एग्रीकल्चर को कैसे बूस्टअप किया जाए, मेन उद्देश्य एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में ये होता है। क्योंकि भाई अगर भारत जो कृषि प्रधान देश की बात की जाती है तो यहाँ की कृषि प्रोडक्ट्स जो है, एग्री प्रोडक्ट्स जो है, उसको उसका डिमांड विदेशी मार्केट में होना चाहिए। अब किसी प्रोडक्ट का डिमांड अगर विदेशी मार्केट में होगा तो बेनिफिट किसको होगा? किसानों को। किसान सशक्त बनेंगे, किसान जो है को मोटिवेटेड होंगे उस प्रोडक्शन उसकी, क्योंकि उसका डिमांड होगा, उसकी अच्छी प्राइस मिलेगी और किसान की जो पर कैपिटा इनकम काफी बढ़ेगा। डबल इनकम ऑफ द फार्मर की भी बात आपने मोदी गवर्नमेंट ने की थी उस बार। तो ये आपके मुख्य परीक्षा में आ सकता है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो महाराष्ट्र सरकार लाने जा रही है। अब दूसरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र सरकार जब बजट ला रही है तो उस बजट के माध्यम से 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने वाले। तो उन सभी की बात करें, उनमें से करीब 1,15,215 करोड़ रुपीस जो है महाराष्ट्र सरकार, 1,15,215 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको इन 5 सेक्टर पर पैसे खर्च करने वाली, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो तथा इंडस्ट्री। इन 5 सेक्टर पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है 1,15,215, इट मींस 1,15,215 करोड़ रुपीस जो है ये प्रपोज किया है कि भाई इन 5 सेक्टर पर हम इतने रुपये जो है खर्च करने वाले हैं। 5 फोकस एरियाज की बात की। साथ साथ में ये भी कहा कि आने वाले 3 साल में, अगले 3 साल में सरकार इन 5 सेक्टर पर करीब 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। पवार साहब, अजीत पवार साहब ने साथ साथ ये कहा कि भाई आने वाले कल में 4 लाख करोड़ रुपया इन सेक्टर में आने वाले 3 सालों के अंदर में, ताकि इन 5 सेक्टर का विकास बहुत ही बेहतर तरीके से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, हेल्थ का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंडस्ट्री हो। आपके मेंस एग्जाम में
काफी महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है ये आपका पॉइंट। कि अगर पूछेगा कि भाई ट्राई एक्सप्लेन द महाराष्ट्र बजट 2020 एंड 23, तो आप इसमें आपका मुख्य पॉइंट के तौर पर लिख सकता है कि किस पर ज्यादा महाराष्ट्र की सरकार फोकस कर रही है। तो 5 फोकस एरियाज है: एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि आखिर और क्या है। सबसे पहली बात हुआ कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, इंसेंटिव की बात कही कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन सभी किसानों को इंसेंटिव देगी। 20 लाख ऐसे किसान हैं, उनको इंसेंटिव देना जा रही है। कितना? 50,000 से लेकर 20 लाख फार्मर ऐसे हैं उस राज्य के अंदर में जो प्रॉपर तरीके से रेगुलर लोन पे करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। जो मान लिया किसान ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लिया, या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम हुआ है, बाकी अन्य माध्यमों से बैंकों से लोन लेते हैं और उस लोन को सही वक्त पर वो चुका देते हैं। तो ऐसे किसानों को सरकार जो है वो सिंपली गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात अपने बजट में कहा, और कहा कि द एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर ऑफ दिस स्कीम करीब 10,000 करोड़ के आसपास की, इस तरीके की बात उन्होंने की। तो ये भी बहुत अच्छी बात, एक मोटिवेशन की बात है भी, किसानों को उत्सुक किया जाए, किसान को मतलब मोटिवेट किया जाए कि आप प्रॉपर तरीके से लोन पे कीजिए, उस पर आपको छूट मिलेगा, आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कहा। साथ साथ में इस बजट के माध्यम से यह भी कहा कि जितने भी लोन वेवर हैं, जिन्होंने लैंड डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, उनमें से आई थिंक 964 करोड़ में से उन्होंने कहा कि 34,788 34,788 फार्मर्स को ये 964 के आसपास के लोन को माफ कर दिए जाएंगे, उसको वेविंग किया जाएगा। साथ बैंक एम्प्लॉयज को भी ये उन्होंने कहा कि 275.40 के आसपास उनके भी क्लियरेंस की बात की गई है ना। सो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब चलिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि थोड़ी हम की हाईलाइट की बात करते हैं कि बजट में सबसे प्रमुख बातें क्या क्या कहा गया है और उस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले प्रमुखता की बात करें तो इस बजट के माध्यम से यह कहा गया, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में, आपके एमपीपीएससी में आपको ध्यान रखने वाली बात, एक एक टर्म को समझना है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। लॉट ऑफ द क्वेश्चंस विल आस्क इन योर एग्जाम। आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंपली इट्स प्रीलिम्स एग्जाम में भी एंड आई थिंक आपके मेंस एग्जाम में भी पूछ सकता है। सो यू शुड सिंपली फोकस्ड। सो 20 लाख फार्मर, सिंपली उन्होंने कहा इस बजट के माध्यम से कि 20 लाख ऐसे किसान हैं जो लोन को समय पर पे करते हैं, उनको 50,000 रुपए के आसपास के इंसेंटिव दिए जाएंगे। अब बताइए सिंपली भाई 20 लाख किसानों को 50,000 के आसपास उन इंसेंटिव देने की बात, जबकि हम पहले ही हमने किया आपको कुछ देर पहले। तो ये बजट में की हाइलाइट्स में ये दिया गया। दूसरी बात कहता है कि स्टेट जो है प्लान कर रही है, स्टेट प्लान्स टू स्पेंड टू 11,000 करोड़ ऑन द हेल्थ सर्विस इन द नेक्स्ट 3 ईयर। आने वाले 3 सालों में महाराष्ट्र की सरकार जो है करीब 11,000 करोड़ रुपए आपको हेल्थ सेक्टर में खर्च करने जा रही है। अगर वहीं पर बात करें कि 20,000 करोड़ के आसपास 20 करोड़ के लिए बात करें, अपग्रेडिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू सर्जरी इन द स्टेट। भाई स्टेट सरकार के अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में सर्जरी से रिलेटेड, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसकी हेल्थ व्यवस्था को बेहतर करने के लिए करीब 20 करोड़ के आसपास रुपया जो है उसमें खर्च करेगी। और उसमें कर रही है कि फर्स्ट क्लास ट्रॉमा केयर की बात करते हैं। ट्रॉमा केयर जो होता है 17 जिले है महाराष्ट्र के 17 जिले में ये सेंटर बनाया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर में जहां पर इमरजेंसी व्यवस्था की जाती है कि मान लिया कोई बंदा मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया और उसको जल्दी इमरजेंसी में भर्ती किए जाते हैं, साथ साथ में किसी भी प्रकार के उसको चोट लग सकता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रॉमा केयर सेंटर होता है, उसको इमरजेंसी यूनिट बनाए जाते हैं। वो 17 जो जिला है आपका डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, उसमें फर्स्ट क्लास ट्रॉमा केयर सेंटर बनाने की बात महाराष्ट्र के बजट में मेंशन किया गया है। तथा उन्होंने कहा कि स्टेट के अंदर में साथ साथ में ये भी कहा गया कि प्रत्येक ईच सेंटर विल हैव टू कैपेसिटी ऑफ 50 बेड्स, और हर सेंटर पर 50 बेड से भी अधिक का कैपेसिटी वहां पर तैयार किया जाएगा। मतलब मिनिमम 50 बेड की बात उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर पर इमरजेंसी में भर्ती जैसे किए जाते हैं ताकि
स्थिति। तो ईच सेंटर विल हैव टू कैपेसिटी ऑफ 50 बेड, 50 बेड तैयार किए हैं। साथ साथ में ह्यूमेन्स हॉस्पिटल टू बी सेट अप टू द, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके महाराष्ट्र के लिए बन सकता है पब्लिक सर्विस के लिए कि भाई विमेन्स हॉस्पिटल टू बी सेटअप एट द संगली, सातरा और सोलापुर, कोल्हापुर एंड ईच सेंटर विल हैव टू कैपेसिटी टू 100 बेड स्पेशली फॉर द विमेन्स। जैसा मैंने बताया था देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द बजट। बजट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हालांकि बेसिकली 5 टाइप्स की बात की जाती है। उनमें से एक टाइप बजट होता है जेंडर बजट। जेंडर बजट सिंपली यू कैन से दैट कि बजट का जो मोटिव होता है कि हाउ टू एम्पावर द वीमेन, या नॉट ओनली फॉर द वीमेन। जैसे फॉर एग्जांपल कि मध्य प्रदेश की सरकार ने स्पेशली बजट लाया ऑन द बेस ऑफ द कि भाई चाइल्ड बजट उन्होंने प्रोजेक्ट किया। वहीं पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इस बजट में यह कहा कि महिलाओं के लिए स्पेशल हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाएगी जिसमें महिलाओं का उपचार होगा। महिलाओं संबंधित सारे उपचार की बात उस बजट में कहा गया। और स्पेशली कुछ ऐसे जिले हैं जैसे सातरा हुआ, सोलापुर हुआ, आपका कोल्हापुर हुए, इन सभी जिलों में महिलाओं की हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई तथा साथ साथ में यह कहा कि उन सभी सेंटर पर 100 बेड्स से अधिक अर्थात 100 बेड तक व्यवस्था करने की बात की गई कि 100 पेशेंट एक साथ उसका ट्रीटमेंट हो सके महिला। तो विमेन्स अगर हॉस्पिटल की बात की गई है तो कहीं ना कहीं जेंडर बजट को इसमें इंक्लूड किया गया स्पेशली फॉर द विमेन्स, है ना। ठीक है, वही बात यहां पर नेक्स्ट बजट के पॉइंट में यह भी कहा गया कि आई थिंक 3183 करोड़ आउटले फॉर द पब्लिक हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया गया। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग होता है, तो स्वास्थ्य विभाग को स्पेशली 3183 करोड़ को प्रोवाइड किया गया कि भाई राज्य के अंदर की स्वास्थ्य की सभी समस्याओं को करीब करीब उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई पिछले 2-3 साल से जिस प्रकार से देश जो है कोरोना वायरस की महामारी से गुजर रहा, अपितु नॉट देश पूरी विश्व में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस स्थिति के मद्देनजर रखते हुए देश और राज्यों ने हेल्थ के प्रति जागरूकता होने की बात यहां पर देखने को मिलता है कि हर राज्य को हेल्थ को, भाई हेल्थ रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका स्वास्थ्य होता है। हेल्थ इज अ वेल्थ, जिसे हम कहते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने 3183 करोड़ रुपया स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया वहां के राज्यों को देखभाल के फॉर्म में। वहीं पर अगर अब बात करें मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्था और साथ साथ में उन्होंने इंद्रानी मेडिसिटी की स्थापना करने जा रहे। सो इंद्रानी मेडिसिटी इस बजट में प्रपोज किया है और कहा कि भाई 300 एकड़ एरिया में पुणे शहर से जस्ट बाहर में ये इंद्रानी मेडिसिटी की स्थापना की जाएगी। अभी भी है वो, परंतु उसको एक्सपांड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और वहां पर हर तरीके की सुविधा, हर तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज जो होते, हर तरीके का ट्रीटमेंट जो है वहां पर किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार की बजट का एक की हाईलाइट के तौर पर आप कह सकते हैं प्रमुख हमारा बजट है। वहीं पर अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र सरकार वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तौर पर कहें या कह सकते हैं कि भाई वहां के लोगों को मोटिवेट करने के लिए टू इनकरेज innovations and start up the culture. So state government has proposed to set an innovation center in the each of 6 revenue circles of the state, or 500 crore has been to allocated in the budget. Simply you can say that कि भाई महाराष्ट्र की सरकार वहां की जनता, वहां की युवाओं के लिए, ताकि वहां उस राज्य के अंदर में इनोवेशंस बढ़े और उस राज्य में इनोवेशंस बढ़ेगा तो देश में इनोवेशंस होगा। तो स्टार्टअप की प्रणाली जो स्टार्टअप की जो कल्चर है स्टेट राज्य सरकार लाएगी और 500 करोड़ के आसपास उस स्टार्टअप के क्षेत्र में खर्च करें। जिसके मन में आइडियाज आ रहे हैं, सपोज डेट मुझे लगता है कि मैं 1100 या मे बी आई थिंक 1 लाख रुपीज में मैं हेलीकॉप्टर बना सकता हूं, तो गैरोकॉप्टर बना सकता हूं। तो भाई एक तरीके से एक इनोवेशन है और हमारे पास पैसे नहीं है, उतना भी पैसे हैं, तो इस तरीके की इनोवेटिव आइडियाज पर महाराष्ट्र की सरकार जो है अपने बजट में मेंशन किया कि 500 करोड़ के आसपास उन्होंने बजट में एलोकेट किया और उन लोगों को इनकरेज किया जाएगा जो इनोवेटिव आइडियाज प्रोजेक्ट करते हैं ताकि राज्य को भी बेहतर, राज्य की जो स्किल्स वो डेवलप हो।
साथ साथ में इस बजट के माध्यम से सेकंड में ये भी कहा कि 100 करोड़ के आसपास 100 करोड़ रुपीस की बात उन्होंने कहा। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर में, या फिर छोड़ी महाराष्ट्र की बात नहीं, स्वर कोकिला कहे जाने वाली हमारी देश की एकमात्र जो सिंगर स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया और उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। तो उनकी उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए, या कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से उन्होंने संगीत की दुनिया में एक स्टैंडर्ड जो उन्होंने क्रिएट किया है, उनके नाम पर, लता मंगेशकर के डेडिकेशंस के नाम पर जो कलीना कैंपस है मुंबई यूनिवर्सिटी का, मुंबई यूनिवर्सिटी में जो कलीना कैंपस, उसमें लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि के तौर पर म्यूजिक स्कूल्स पर वहां की सरकार जो है 100 करोड़ रुपीस खर्च करने जा रही है, ताकि उस राज्य में म्यूजिक का बढ़ावा हो, संगीत का बढ़ावा। संगीत तो आप सभी जानते हैं कि भाई संगीत, आपने वेद अगर पढ़ा होगा तो वेद में स्पेशल साम वेद आज एंड 4 वेद है, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद। उनमें से साम वेद इज स्पेशली फॉर द म्यूजिक के लिए है, डांस के लिए है, इन सभी के लिए। संस्कृति का बड़ा महत्व होता है। कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आवर लाइफ। हमारे जीवन में कल्चर, सिविलाइजेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो संगीत जो है, तो संगीत को बढ़ावा देने के लिए आप कह सकते हैं, या म्यूजिक को इंक्रीज करने के लिए कलीना कैंपस मुंबई यूनिवर्सिटी में वहां के बजट के माध्यम से 100 करोड़ रुपया अलोकेशंस किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। वहीं पर साथ साथ में आप देख सकते हैं कि स्कूल फ्रॉम द विलेज। अब भाई कुछ ऐसे विलेज हैं, ऐसे जहां पर आइकॉनिक और हिस्टोरिक फिगर्स की पढ़ाई होती है, वहां के राज्य के, जैसे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, जहां के महाराष्ट्र के शिवाजी हुए, नाना साहब हुए, इन सभी जितने भी महापुरुष हैं उनके संबंधित, तो ऐसे स्कूल के लिए सरकार 1 करोड़ रुपया हर स्कूल को स्टडी पर खर्च करने के लिए दिया। साथ साथ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये देखिए, भारती पुणे टू गेट 250 करोड़ टू इम्प्लीमेंटेड स्कीम्स ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी। तो बैकवर्ड कम्युनिटी को, अर्थात वहां की अति पिछड़े जाति के लोगों को, भारती पुणे के नाम से स्कीम चलती है, उस स्कीम पर 250 करोड़ रुपया वहां पर खर्च करी, ताकि वहां के बैकवर्ड क्लास की उसकी स्टैंडर्ड बढ़े, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, उनकी एजुकेशन स्किल बढ़ाया जाए, उनके रोजगार को जनरेट किया जाए। साथ साथ में इस चीज पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। वहीं पर सबसे प्रमुख बात की बात करते हैं कि 11,119 करोड़ फॉर द ट्राइबल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया। हम हर राज्य में, जैसे हमने एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो है, सबसे ज्यादा ट्राइबल्स वहां पर हैं, वहां पर एसटी शेड्यूल्स ट्राइब्स रहते हैं, वहां पर डिपार्टमेंट है स्पेशली। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर में ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइबल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को स्पेशली 11,119 करोड़ रुपीस का अलोकेशन महाराष्ट्र के बजट में मेंशन किया गया है। एंड साथ साथ में वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रोड और हाईवे, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हर विन टाइप के रोड होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज होता है, विलेज हाईवेज होता है, ये सारे एक दूसरे से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा तो जीवन यापन भी बेहतर होगा। सो रोड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहां की जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जिसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं, उस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को सरकार ने बजट के माध्यम से 15,700 करोड़ रुपीस अलोकेट किया है। साथ साथ में 25 करोड़ फॉर द सेकेंड फेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क ऑफ द कोल्हापुर महाराष्ट्र टेम्पल डेवलपमेंट के लिए दिया। कोल्हापुर महाराष्ट्र महालक्ष्मी टेम्पल डेवलपमेंट प्लान में उन्होंने 25 करोड़ सेकेंड फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट डेवलप करेगी प्राइवेट फंड, जैसे मोदी जी का एक फंड आया था कोरोना काल के दौरान में, पीएम केयर फंड, तो वैसे ही गवर्नमेंट सरकार, वहां की राज्य सरकार जो है, स्पेशल वहां पर फंड तैयार करेगी। गवर्नमेंट टू डेवलप द प्राइवेट सोर्सेज ऑफ द फंड फॉर द मेंटेनेंस टू प्रोटेक्टेड मेमोरियल्स। वहां की जो मेमोरियल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजी है वहां का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार स्पेशली प्राइवेट फंड बनाएगी, ताकि उसको व्यवस्थित किया जाए, बेहतर किया जाए, है ना। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में यह भी कहा कि स्पेशल जो हॉस्पिटल्स फॉर द पुलिस
पर्सनल्स विल बी सेटअप। जैसे इंडियन आर्मी में मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, आप सभी को पता होगा, एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल, और उस मिलिट्री हॉस्पिटल में मिलिट्री के लोग जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके परिवार का, उनके सखा संबंधी सभी की ट्रीटमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। वैसे ही महाराष्ट्र सरकार जो है, महाराष्ट्र की जो पुलिस के लिए स्पेशल हॉस्पिटल फॉर द पुलिस पर्सनल के लिए बनाने की बात इस बजट में उन्होंने मेंशन किया है। साथ साथ में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार ने सारथी पुणे के माध्यम से, सारथी पुणे स्कीम है, उसको 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये सारथी जो पुणे एक ऐसा स्कीम है जिसमें वहां के बच्चे जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में, जो आप एमपीपीसीएस की तैयारी, आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं या आप सभी में से बच्चे जो है आपका सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो सरकार को लगता है कि हमारा राज्य के बच्चे, हमारे राज्य के टैलेंट अधिक से अधिक सिविल सर्वेंट को क्या करे, सिविल सर्वेंट बनाए। इससे क्या होता है कि राज्य को गर्व महसूस होता है। जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें काफी अग्रणी, उन राज्य के बच्चे ने काफी सिविल सर्विसेज में काफी उनका योगदान है। फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी में बच्चे काफी सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज। वैसे ही हमारे राज्य अर्थात महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा कि हमारे राज्य के बच्चे भी सिविल सर्विसेज में, चाहे वो महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो आपका यूपीपीसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उनमें उनको मोटिवेट किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण से वो तैयारी कर नहीं पाते हैं। उनके मन में इच्छा जज्बा होती है कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूं, बट फाइनेंशियल इश्यूज के कारण जो है उनमें काफी हर्डल्स क्रिएट होता है। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की सरकार ने सारथी पुणे नामक जो है, सारथी पुणे नामक उन्होंने स्कीम लाया और उसके तहत यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, यूपीएससी से रिलेटेड कोचिंग प्रोवाइड करने की बात कही है। साथ साथ में भूमि पूजन ऑफ द मराठी भाषा भवन, मराठी भाषा भवन जो है मुंबई के अंदर में, उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को जैसे गुड़ी पाड़वा जो दिवस मनाया जाता है, ऐसे भूमि पूजन दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि नए फसल जब आते हैं राज्य के अंदर में तो भिन्न भिन्न तरीके से मकर संक्रांति के तौर पर हुआ, ओणम के तौर पर हुआ, या फिर पोंगल के तौर पर लोग मनाते हैं। तो वैसे ही गुड़ी पाड़वा जो गुड़ी वहां का पाड़वा जो डे दिवस के तौर पर 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस बजट में महाराष्ट्र की सरकार ने ये कहा है। चलिए साथ साथ में इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि 17 वीमेन सिक्योरिटी मॉडल तैयार किया जाएगा। ये देख सकते हैं कि भाई 17 वीमेन सिक्योरिटी मॉडल तैयार करने की बात कहा इस प्रोजेक्ट में, इंप्लीमेंटेड टू स्टेट वाइज टू ब्रिंग डाउन टू क्राइम। महिलाओं के अगेंस्ट जिस प्रकार से अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ जो जिस प्रकार से उनके साथ काफी क्राइम्स होते हैं, तो उस क्राइम को कैसे रोका जाए। तो राज्य सरकार जो है 17 विमेन सिक्योरिटी मॉडल प्रोजेक्ट लाने जा रही है। उसको राज्य पूरी स्टेट वाइज में, पूरी स्टेट के अंदर में, पूरी राज्य में उसको लागू करेगी, ताकि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे छेड़छाड़ की तरीके की स्थिति हो, किसी भी प्रकार का, तो उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। विमेन एम्पावरमेंट के तौर पर आप इस चीज को कह सकते हैं। बहुत ही बेहतर स्टेप है राज्य सरकार के तौर पर। साथ साथ में इस बजट में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र भवन विल बी अ सेटअप इन नावी मंडी। नावी जो मुंबई के अंदर में महाराष्ट्र भवन को सेटअप किया जाएगा, इस बजट के अंदर में कहा गया। साथ साथ में मेडिकल चेकअप of all the government employees over the 40 year of the age. So बहुत सारे employees हैं, they all are the working for the Maharashtra government. So in the sense simply that कि उनके लिए भी medical checkup facility होना चाहिए. So all the government employees who already be completed to 40 years of the age in the Maharashtra government, so that type of the employees, the government spent 250 crore on this exercises. तो इट्स बहुत ही बेहतर स्टेप है कि भाई मेडिकल चेकअप के लिए सारे जितने भी एम्प्लॉयज महाराष्ट्र के हैं, उन महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की है। साथ साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो सीएनजी हैं 13.5% वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्सेस लगते थे सीएनजी पर, वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्सेस, उसको घटाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3% कर दिया है, ताकि वहां के लोग जो है सीएनजी
को यूज करे। सीएनजी होता है कंप्रेस नेचुरल गैस होता है जो ईंधन के तौर पर व्हीकल्स में उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर बात करते हैं कि देयर इज ऑल्सो प्रोविजन टू 7500 करोड़ फॉर द 10,000 किलोमीटर रोड्स अंडर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। You already know that मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, it's already be working under the प्रधानमंत्री विलेज रोड स्कीम्स योजना फेज 3। सो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स विलेज रोड स्कीम्स के अंडर में ही जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो उनमें यह भी कहा कि भाई 7500 करोड़ रुपीस जो है खर्च किए जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर रोड मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाएगा और 6550 इट मीन 6550 किलोमीटर रोड इंप्रूवमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम्स फेज की तहत मेंटेनेंस के तौर पर कि प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, रोड स्कीम्स हैं, उसमें जो ऑलरेडी रोड बन चुके हैं उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको री इंप्रूवमेंट के लिए सरकार जो है 6550 किलोमीटर तक के रोड को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी जो ऑलरेडी बन चुका है। और इसके लिए सरकार ने कितना आवंटन किया है, 7500 करोड़ रुपीस सरकार ने इस मॉडल के तहत आवंटन किया है। वहीं पर बात करें कि गवर्नमेंट प्रपोज द क्रिएट टू नियरली 1 लाख एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी थ्रू द 30,000 टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट अंडर सिंपली चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयर जनरेशन प्रोग्राम के तहत। सो महाराष्ट्र की सरकार जो है कि चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा कि 1 लाख से भी अधिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो सरकार जनरेट करेगी इस बजट के माध्यम से। सो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि भाई 1 लाख से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जो ऑलरेडी 30,000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत चल रही है। तो ये आपका कंप्लीट जो था महाराष्ट्र का बजट था और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स एग्जाम और आपके मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो आई होप इसको आप बार आप रिवाइज करें और इसको आप देखें, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। सो आई थिंक यू विल हैव टू जस्ट आपको नोट्स अगर बनाना तो आप यू कैन मेक नोट्स आप बना सकते हैं और मुझे लगता है इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रिवाइज टू ऑल थिंग्स। सो बाकी हम इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस जो हैं जो आपकी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड आपको इस चैनल पर आते रहते हैं। तो आप एडुकेमी के साथ आप जुड़े और ताकि और भी वीडियो फ्यूचर में आता रहे, तो ताकि आपको आसानी से जानकारी मिल जाए, तो इट्स बेटर टू कि आप बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको कुछ नोटिफिकेशंस मिलता रहे बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस का, और आप इसे सब्सक्राइब भी कर जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशंस। थैंक यू वेरी मच।